वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कुछ एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था में कार्य विभाजन किस प्रकार किया गया था? तो ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई थी जिसे ये देवीय व्यवस्था कहते थे। ये एक वर्ण व्यवस्था थी। इसमें 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इस व्यवस्था में इन चारों वर्णों का कार्य विभाजन कि इनका कार्य अलग अलग बांट दिया गया था कि ब्राह्मण ये कार्य करेंगे, क्षत्रिय ये कार्य करेंगे, वैश्य ये करेंगे और शूद्र ये करेंगे। ब्राह्मणों के कार्य क्या थे कि उन्हें वेदों का अध्ययन करना है, वेदों की शिक्षा लेनी है, यज्ञ करना है, दान लेना है, देना है। और क्षत्रिय जो थे वो उनका काम था लोगों की रक्षा करना, युद्ध लड़ना, वेद पढ़ना और यज्ञ कराना। वैश्य जो थे उनका खेती, पशुपालन, व्यापार ये उनका काम था। शूद्र जो थे तीनों उच्च वर्णों की सेवा करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ण व्यवस्था पहले डैश पर आधारित थी जो कालांतर में डैश पर आधारित हो गई। तो वर्ण व्यवस्था पहले रंग पर आधारित थी जो बाद में कर्म पर आधारित हो गई कि पहले व्यक्ति जिस रंग का होता था उसी वर्ण का होता था। जैसे काला रंग शूद्र के लिए होता था, पर कालांतर में वर्ण कर्म पर आधारित हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों वर्ण व्यवस्था में समाहित थे। और जाति व्यवस्था में देखें तो जबकि जातियां किसी निश्चित संख्या में नहीं थी, बहुत ज़्यादा जातियां थी और यह जातियां वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं थी और ब्राह्मण इन्हें नीची दृष्टि से देखते थे। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षत्रिय परिवारों में किन्हीं तीन के नाम बताएं। तो निम्न अक्षत्रिय राजा थे। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, इनका कोई निश्चित नहीं है कि ये किस वर्ण से थे। ये ब्राह्मण थे या ये क्षत्रिय थे, इनका निर्धारित नहीं है। शक राजा रुद्रदामन, ये शक थे, ये मध्य एशिया से आए थे। सातवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री सातकिनी, ये अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं पर राजा क्षत्रिय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, गोत्र प्रणाली क्या थी? स्त्रियों में गोत्र कब बदले जाते थे? तो गोत्र प्रणाली 1000 ईस्वी पूर्व में प्रचलन में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गोत्र के आधार पर हम ब्राह्मणों को बांट दें, उनका वर्गीकरण कर दें। तो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता है। स्त्रियों का गोत्र शादी के बाद बदला जाता था और उसे अपने पति का गोत्र प्राप्त होता था। शादी से पहले उसके पास अपने पिता का गोत्र होता था और शादी के बाद उसके पति का गोत्र उसे मिल जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, सातवाहन रानियों में गोत्र की क्या विशेषताएं थी? तो सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी कि सातवाहन जो रानियां थी वो विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र ही रखती थी और इनमें कुछ रानियां तो एक ही गोत्र से थी, यानी इन्होंने अंतः विवाह किया था, एक ही गोत्र के अंदर विवाह कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, अंतः विवाह और ब्राह्म विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर विवाह एक ही गोत्र के अंदर विवाह कर दिया जाता है, परंतु बहिर्विवाह में गोत्र के बाहर भी विवाह किया जाता है, बाहर ही किया जाता है विवाह उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक पद्धति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? नाम बताइए। तो वैदिक पद्धति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनकी पूरी व्याख्या मिल जाएगी आपको आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 9, हस्तिनापुर खुदाई में कितने स्तर मिले हैं? उनमें से कौन कौन से स्तर महत्वपूर्ण हैं और क्यों हैं? तो इसमें आबादी के 5 स्तर मिले हैं, जिनमें से दूसरा और तीसरा हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है कि दूसरे स्तर पर मिलने वाले जो घर हैं उनमें सरकंडों की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें जो थी वो सरकंडे की बनी थी जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ाया गया था। तीसरे स्तर के घरों में कच्ची और पक्की ईंटों के घर बने हुए थे। तीसरे स्तर पे जो मिली हैं इनमें शोषक घटक और ईंटों के नाले के लिए गंदे पानी के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ईंटों का नाला बनाया गया था गंदे पानी के निकास के लिए और वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों के रूप में ही किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10,
महाभारत कालीन हस्तिनापुर वर्तमान में कहाँ है? इसकी खुदाई किस पुरातत्वविद ने करवाई? तो 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता थे बीबी लाल। उन्होंने मेरठ ज़िले के हस्तिनापुर में एक गांव का उत्खनन किया और ये जो महाभारत का हस्तिनापुर है वो मेरठ ज़िले के हस्तिनापुर नामक गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत की कथा वस्तु का संबंध किससे है? तो दो परिवारों के बीच युद्ध हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? तो धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ मनुस्मृति ही था और इसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। महाभारत में स्त्रियों और पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो स्त्रियों और पुरुषों के संबंध में संपत्ति के अधिकार इस प्रकार दिए गए हैं कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके पुत्रों में बांटी जाती थी। ज्येष्ठ पुत्र जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसको विशेष हिस्सा दिया जाता था। विवाह के दौरान जो उपहार मिले होते थे वो उस पर सिर्फ स्त्री का अधिकार था और यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी। पति का उस पर कोई अधिकार नहीं था। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी कि वो पैसा छुपा के इकट्ठा करें, वो पति की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग की औरतें संसाधनों पर नियंत्रण रखती थी, उनका बहुत सारे संसाधनों पर नियंत्रण था और उन्हें कई जगहों से कर भी मिलता था। क्वेश्चन नंबर 14, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ के रूप में क्यों देखा जाता है? उसे गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो साहित्यिक परंपरा के अनुसार इसके रचयिता ऋषि व्यास हैं, परंतु महाभारत को हज़ारों सालों तक लिखा गया तो ऐसा कोई संभव नहीं है कि कोई हज़ारों सालों तक जिंदा रहे। यह केवल संस्कृत में भी नहीं है, यह अलग अलग भाषाओं में मिला है और ऐसा भी माना जाता है कि मूल कथा इसकी जो लिखी है वो लिखी है भाट सारथी ने, जिन्हें सूत कहा जाता था। इस प्रकार से ये गतिशील ग्रंथ है, इसे हज़ारों सालों तक लिखा गया इसलिए इसे गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। तो ब्राह्मणों ने समाज को नियमित रूप से अच्छे से चलाने के लिए सुचारू रूप से तो उन्होंने क्या किया था, कुछ नियम बनाए, कुछ नियमों का निर्माण किया जिससे समाज के सभी वर्ग इसका पालन करें। आवश्यक था इनका पालन करना। समाज के सभी वर्ग इन नियमों का पालन करते थे, किंतु कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं जो दर्शाते हैं कि हर जगह अनुसरण नहीं होता था, कि हर जगह इन नियमों को नहीं माना जाता था। ऐसे साक्ष्य मिले कि परिवार समाज का मौलिक समूह है, अनेक सदस्यों के रक्त संबंध होते हैं। कुछ परिवारों में क्या था, चचेरे भाई बहन को रक्त संबंध मानते थे और कुछ में केवल जो सगे भाई बहन थे उन्हें ही रक्त संबंध माना जाता था। और इसमें कौरव और पांडव एक ही कुल से संबंधित थे, उनमें रक्त संबंध भी थे, पर जब बात आए सत्ता पे बात आई तो दोनों भाइयों के बीच युद्ध भी हो गया था। नियमानुसार राजा की मृत्यु के बाद अनेक पुत्रों का ही राज सिंहासन पर अधिकार होता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के पुत्र अल्पवयस्क थे, यानी कि उसके पुत्र बहुत छोटे थे, तो इस वजह से क्या हुआ, धृतराष्ट्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। किंतु पांडुपुत्र जब वयस्क हो गए उसके बाद भी पांडुपुत्रों को उनका हक नहीं दिया गया, तो यहाँ तक कि उन्हें 5 गांव भी प्रदान नहीं किए गए। इसलिए फिर युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी।